नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम बुटीक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए, तो आप लोगों को पता हो ही गया है कि हम लोग जो है कि अपनी टीम के साथ जो है कि आप लोगों के बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं और हम लोग भी अपना पूरी तरह से बेस्ट जो है कि परफॉर्मेंस दिया जाएगा और इसमें से ताकि बच्चे भी हम लोगों से जुड़े और वो भी अपना जो है कि पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोगों के साथ लगें और अपनी सफलता में चार चांद लगाएं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर करते रहिए। क्लास में नियमित आपको पता है कि टाइम जो आपका है नियमितः 7:30 बजे, वो आपको टाइम हर पर डे जो है कि आपकी क्लास ऑनलाइन चीज़ें जीएस की मिलेगी ही मिलेगी। ठीक ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि आपकी पूरी कंप्लीट जो है कि आपका सिलेबस खत्म होगा, वो टॉपिक वाइज जो है कि सिलेबस चलेंगी, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कोई अगर डाउट, अगर समस्या उत्पन्न हुई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कि अपना कमेंट कर सकते हैं, उस पर जो है कि जो है कि आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक ना, तो बेहतर है कि आप लोग क्लास को थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा। और चलिए सभी बच्चे, एक बार आज की क्लास जो है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोग देखेंगे कि पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर उसके बाद उसी में हम लोग पढ़े थे आकाश गंगा किसे कहते हैं। जो भी बच्चे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो वो उस क्लास को जाके, पीछे वाले क्लास को जाके देख लें ताकि उनको भी बेहतर चीज़ें मिल जाए। ठीक ना, तो दूसरी चीज़ है कि हम लोग आज देखेंगे गैलेक्सी के बारे में। हम लोग पढ़े थे तो उसी गैलेक्सी के बारे में, जो गैलेक्सी से हमारी मंदाकिनी में जो सोलर सिस्टम है अर्थात हमारा सूर्य है, और सूर्य से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक ना, और नए नए बच्चों को जोड़िए। आप लोगों का योगदान ही हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहिएगा सभी लोग। इसको लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, इनको जो है कि किसी के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखेंगे, पहला आप लोग इसमें क्या लिखेंगे कि इसे किसी माध्यम की, इन्हें कर लेना। ठीक ना, इन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक ना, नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट इसमें है, इनकी जो चाल होती है, ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, इनकी चाल निर्वात जहां पे वायु के कण न है। ठीक ना, निर्वात मतलब ध्यान रखेंगे जहां पे वायु के कण न है, नगण्य है। अर्थात जब आप पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे एयर प्रेशर घटेगा। ठीक ना, वायु दाब घटेगा, और वायु दाब घटने के बाद आपका जो है कि आकाश का रंग काला दिखाई देना चालू हो जाएगा। ठीक ना, तो आकाश के आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना। ठीक ना, लेकिन जैसे ही आप वायुमंडल में जाएंगे तो वैसे वहां से देखेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। ब्रह्मांड में अर्थात अंतरिक्ष में न ही कोई दिशा है, न ही वहां पे आपका जो है कि समय है। कोई समय वहां पे नहीं चलता है, न कोई आपका दिशा है। ठीक ना, तो निर्वात में जहां पे वायु न हो, ठीक ना, वहां इनकी चाल निर्वात में एक समान होती है। ध्यान रखेंगे, अर्थात ये किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं, एक समान होती है। ठीक है, और इनके जो स्रोत होते हैं कहां से निकलते हैं, तो स्रोत ध्यान रखेंगे कहां से निकलते हैं। सूर्य एवं ध्यान रखेंगे, सूर्य एवं ब्रह्मांड में जीवित एवं मृत तारे
तारे इनके स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इनके स्रोत होते हैं। सूर्य से भी निकलते हैं और जीवित एवं मृत तारे जो होते हैं उनसे भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते रहते हैं। ठीक है ना? तो एक चीज आपको कंफर्म हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी चाल निर्वात में एक समान होती है। इनके जो एक उत्पत्ति का स्रोत जो होते हैं आपके सूर्य होता है, अर्थात हमारा तारा सूर्य और भी अन्य साथी तारे और ब्रह्मांड में जीवित और मृत तारों से भी इनका जो एक उत्पत्ति होते रहते और हमारे पृथ्वी पे आते रहते हैं। और ज्यादातर हम किससे प्रभावित हैं ये आपको पता होगा, हम ज्यादा सूर्य से प्रभावित हैं। हम अपने युवा सूर्य एक युवा तारा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे देखा जाए। दूसरी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी लिख लेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। और ये ध्यान रखेंगे 7 प्रकार की होती है तो कौन कौन सी होती है, तो पहला लिखेंगे गामा। ये एक सिंबल बनाएंगे, गामा किरणें, गामा रेज है। ठीक ना? गामा रेज। ठीक ना? और इसको हिंदी भी लिखते चलेंगे, गामा किरणें, गामा किरणें। ठीक ना? दूसरा लिखेंगे इसमें हम लोग एक्स किरणें। क्या लिखेंगे? एक्स रेज। ध्यान रखेंगे, एक्स रेज। ठीक है ना? एक्स किरणें बहुत इंपॉर्टेंट किरणें होती हैं ये। तीसरा लिखेंगे अल्ट्रावायलेट। क्या लिखेंगे? अल्ट्रावायलेट रेज, अर्थात परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें बहुत इंपॉर्टेंट किरण होती है। इसका अधिकांश भाग ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है? चौथा लिखेंगे हम लोग विजिबल रेज। क्या लिखेंगे? विजिबल रेज, और अर्थात इसको बोलते हैं दृश्य किरणें। दृश्य किरणें, ये आपका क्लियर हो गया। और पांचवा लिखेंगे, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट में आता है इंफ्रारेड। क्या लिखेंगे? इंफ्रारेड। ठीक ना? रेज। और इंफ्रारेज रेज के जो होते हैं इसको लिखेंगे अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी किरण होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इन किरणों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें ताकि सभी किरणें आ जाएं। दिख रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? 1 मिनट। चलिए अब यहां पे छठवां देखा जाए तो छठवां हम लोग लिखते हैं माइक्रो रेडियो वेव्स। माइक्रो रेडियो वेव्स। ठीक ना? और इसको बोलते हैं सूक्ष्म रेडियो तरंगे। ठीक ना? सूक्ष्म रेडियो तरंगे। ठीक है? दूसरी सबसे 7वां इसमें लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट में ये भी लॉन्ग रेडियो वेव्स। इसको दीर्घ रेडियो तरंगे कहते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे। ये 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। 1 मिनट, आप लोगों को नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एक बार इसको ऊपर कर देते हैं हल्का सा, तो आप अब देख लीजिए कितने प्रकार की होती है। 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो ये सूर्य से निकलती हैं। ठीक है? गामा, एक्स, परावैंगनी, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। ठीक है? तो आइए इसका एक चित्र बना लेते हैं और चित्र के माध्यम से हम आप लोगों को इसको डिफिनेशन करते हैं। ठीक है? परिभाषित करते हैं। चलिए आइए देखा जाए। सबसे बड़ी चीज है कि हम एक जो है कि सन को बनाते हैं। सन हमारा ये आपका सन है और सन से निकलने वाले जो है कि सूक्ष्म
जितने भी तरंगे होती हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका अर्थ है, इसको पृथ्वी कर लेंगे, 1 मिनट। और ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल है। और वायुमंडल ये कैसे बना है, तो गैसों के मिश्रण से बना है। ये पृथ्वी का वायुमंडल कैसे बना है, गैसों के मिश्रण से बना है। ध्यान रखेंगे, गैसों के मिश्रण बराबर वायुमंडल, ऐसे लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, वायुमंडल। गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं और वायु से घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको बिना देरी कुछ किए हुए इसको देखते हैं। 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस तरह से हमारे जो है कि एटमॉस्फेयर अर्थात पृथ्वी की सतह पे आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज है कि सबसे नजदीक वाला जो तरंगे होती हैं इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गामा किरणें। गामा किरणें बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्स किरणें, एक्स किरणें। और तीसरे नंबर पे जो होती है इसको बोलते हैं परावैगिनी किरणें, परावैगिनी किरणें, परावैगिनी किरणें। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर। आपको पता होगा विबग्योर, कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही विबग्योर दे देता है, ठीक ना, बी को इधर कर देगा और वी को बीच में कर देगा। तो कभी भी ध्यान रखेंगे विबग्योर को 2 बार 3 बार जरूर लिख लीजिएगा, जो आपके विजिबल रेज के रूप में जाने जाते हैं। आगे इसको देखें कि ये वाला जो किरणें होती हैं इसको बोलते हैं परावैगिनिक, सॉरी इसको बोलते हैं अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। इसको क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें। दूसरी चीजें इसमें देखेंगे, ये वाली किरण होती है इसको बोलते हैं सूक्ष्म रेडियो तरंगे, सूक्ष्म रेडियो तरंगे। क्लियर है आप लोगों का? और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में लास्ट में जो है कि आपका दीर्घ रेडियो तरंगे, इसको भी लिख लेंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। नोट्स करते रहिएगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट करते रहिए सभी लोग, ठीक ना। क्लास को शेयर करते रहिए एकदम बिल्कुल भी, ठीक ना, कोई दिक्कत ना हो। कोई समस्या अगर किसी भी स्टूडेंट को उत्पन्न हो रही तो वो क्लास को शेयर जरूर करें और जो है कि कमेंट में जरूर दें, ठीक ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि नए बच्चों को जोड़िए, ताकि हम लोग भी जो है कि उत्साह पूर्वक पढ़ाया जाए। और आप लोगों को पता है कि अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आप लोग भी मेरे साथ बनिए, हम लोगों के साथ बनिए, क्लास को जरूर पर डे जो है कि शेयर करिए। अभी सभी क्लासें आपको जो है कि डे बाई डे मिलती रहेंगी। जीएस की चल ही रही है और ऑलरेडी मैथ की भी चलेगी, ठीक है, एडवांस मैथ अर्थमेटिक मैथ भी चलेगी, रीजनिंग की क्लासें चलेंगी और साथ ही साथ आपका इंग्लिश की भी क्लासें जो है कि आपको मिलेगी। इंग्लिश की क्लासें जो इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगी और कुछ ग्रामर पर्सन के साथ सर आएंगे तो आपको बताएंगे भी कि किस लेवल से वो पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग क्लास को जरूर शेयर करिए। चलिए आगे देखें, एक चीजें ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं अदृश्य किरणें। क्या बोलते हैं, अदृश्य किरणें। और अदृश्य किरणें क्यों बोलते हैं, अनविजिबल। क्या बोलते हैं, अनविजिबल, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, इसलिए हमें यह दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको अनविजिबल रेज कहा जाता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इन किरणों को देखेंगे, ऊपर ये जो होता है इनका जो है कि यहां तक, इसको बोलते हैं विजिबल रेज। क्या बोलते हैं, विजिबल अर्थात दृश्य किरणें बोलते हैं, दृश्य किरणें। और ये हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन किस किस रूप में दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। और इंद्रधनुष की स्थिति कब बनती है, स्पेक्ट्रम अर्थात वर्ण विक्षेपण के माध्यम से। इसको लिखेंगे वर्ण स्पेक्ट्रम,
ठीक ना, वर्ण विक्षेपण के माध्यम से हमें इंद्रधनुष क्या होता है दिखाई देता है। इसको हम लोग डायग्राम अलग अलग करके बनाएंगे, एक एक चीज जो है कि हम लोग एकदम बेहतरीन करके उसको सीखेंगे और इसमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे ये भी हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। ये कितने तक होते हैं, ये जो होता है ना, ये आप देखेंगे जो विबग्योर होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितने तक 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होता है वेवलेंथ में। इसलिए हमें क्या होता है कि आंखों से जब कोई चीजें किसी प्रिज्म पे पड़ता है रोशनी, तो वो हमें यह जो है कि तरंगे 7 रंगों में बटे हुए दिखाई देते हैं। आप इसको उपयोग भी कर सकते हैं कि एक जो है कि बहुत बड़ा बर्तन का टब लीजिए और उसमें जो है कि आधा पानी भर दीजिए और एक पारदर्शी नहीं अपारदर्शी कांच का ग्लास जिसमें आईना जिसे बोलते हैं उसको आधा ऊपर आधा देखिए और सूर्य की रोशनी में दिखाइए। ठीक है, कैसे करना है, एक चीज आपको करना कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि ये सन है और सन जो है कि इसका जो है कि सनलाइट इस तरह से आ रही है, सनलाइट, ठीक ना, और ये आप जो है कि देखिए ये बिरजू भाई है, ठीक ना, बिरजू भाई सोच रहे हैं कि किसी तरह एक प्रैक्टिकल कर लिया जाए। तो बिरजू भाई को आया कि इंद्रधनुष कैसे बनाया जाए, तो देखें तो इसको जो है कि क्या कर लेंगे कि एक टब है और टब में जो है कि पानी भरा हुआ है इस तरह से, और पानी भरा होने की वजह से इसमें जो है कि आपका ये जो है कि एक कांच का ये अपारदर्शी और कांच का ग्लास है और इसमें जो है कि ये जो सनलाइट आ रही है इस पर पड़ रही है कांच के ग्लास पे और आधा पानी में डूबा हुआ है, ठीक ना। ये टब है, इसको ध्यान रखें, टब ये शीशा है, ग्लास है, ध्यान रखेंगे। और भी जब इस पर पड़ रहे हैं तो यहां से जो है कि निकल रही है क्या, यहां से विबग्योर बन रही है, क्या बन रही है, विबग्योर। इस तरह के ये पारदर्शी दीवाल है, सॉरी अपारदर्शी क्या है, दीवाल, और दीवाल पे आपको विबग्योर इसको 7 रंगों में बटा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक ना। इसको लिखेंगे BIBGYO और R, इस तरह से 7 रंगों में आपको दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं आपका स्पेक्ट्रम अर्थात इंद्रधनुष, ठीक ना। तो 7 रंगों में विजिबल चीजें आपको दिखाई देगा। इसको थोड़ा आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। आगे इसको देखें तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इसमें ये भी देखें कि जो ये वाला जो होता है ना, ये वाला 7800 एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ से क्या होता है, अधिक की होती है, प्लस की होती है, ठीक ना। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक की होती है। ये भी अनविजिबल होती है अर्थात अदृश्य किरणें होती हैं। क्या होती हैं, अदृश्य किरणें, हमें ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले पृथ्वी पे कौन आता है, तो आपका दीर्घ रेडियो, फिर उसके बाद सूक्ष्म रेडियो, फिर अवरक्त किरणें, फिर विजिबल रेज। विजिबल रेज में भी रेड, ठीक ना, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक ना, इस तरह से। फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, एक्स, गामा रेज। ये इस तरह से सबसे बाद में कौन पहुंच जाता है, गामा रेज। सबसे पहले पहुंचता है कौन है, दीर्घ रेडियो। तो ये आपके एग्जाम में सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था प्रश्न, ठीक ना, कि किसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। इनमें से ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको करना पड़ेगा। तो वेवलेंथ ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उन किरणों का वेवलेंथ बढ़ता जाएगा और इधर का जो है कि आप देखेंगे जो सबसे बाद की होंगी उनकी वेवलेंथ घटती जाएगी। लेकिन याद रखेंगे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इनकी सबसे अधिक होती है लेकिन इनकी कम होगी। वेवलेंथ अधिक होगी लेकिन आवृत्ति और ऊर्जा सबसे कम होगी। गामा की आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होगी लेकिन वेवलेंथ कम होगी। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगी, गामा किरण। तो चलिए एक एक चीजें हम लोग इस पे आप लोगों को डिफाइन कर देते कि हमारे आधुनिक जीवन में इसका हम कैसे उपयोग करते हैं, किस तरह से इसका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक ना गाइड। तो क्लास को शेयर करते रहिएगा। चलिए गुड मॉर्निंग, अच्छा ठीक भाई, क्लास को शेयर करते रहिएगा, ठीक ना, थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक ना। तो आइए देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, लिखते हुए चलेंगे हम लोग एक एक चीजों का। पहला लिखेंगे गामा किरणें। क्या लिखेंगे, गामा किरणें।
गामा रेज, ठीक ना, ध्यान रखें। गामा रेज में देखा जाए तो इसकी जो खोज किया गया था, ऐसे मुख्य पॉइंट, खोज किसने किया था 1896 में, और वैज्ञानिक कौन थे, जो है कि हेनरी बैकरल ने किया था। यह पूछा गया है, गामा किरणों की खोज किसने किया था, हेनरी बैकरल ने किया था। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे इसका देखेंगे कि इसका विशेषता क्या है, विशेषता, ध्यान रखेंगे, इसको लिख लेंगे विशेषता। इसकी विशेषता में क्या आ जाएगा, तो लिख लेंगे कि इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा सबसे अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक ना, लेकिन इसकी वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ध्यान रखेंगे, क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक ना। पहला पॉइंट इसको लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि इसकी आवृत्ति में ऊर्जा सबसे अधिक होती है, लेकिन इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक ना। इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक शक्तिशाली होती है गामा किरणों की, ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक होती है। और इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहां किया जाता है, तो इसको देख लेंगे, उपयोग, क्या लिखेंगे, उपयोग कहां किया जाता है, तो खाद्य परीक्षण में किया जाता है, खाद्य परीक्षण, है ना। इसका उपयोग सबसे अधिक खाद्य परीक्षण में किया जाता है। खाद्य परीक्षण में क्यों किया जाता है, जैसे कोई मिलावटी भोजन, जैसे बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट जो होते हैं, उसमें कई प्रकार के, मान लीजिए चर्बी, गाय का चर्बी, कोई भी चीज है, चर्बी मिला के उसमें लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कहीं कहीं देखें कि होटल में छापा पड़ता है 2 दिन का 3 दिन का भोजन उसी तरह बना के, उसी को जो है कि मसाले के तौर पे ज्यादा मसाला हो सकता है के अनुसार डाल देते हैं, जिससे ये मनुष्य का जो है कि हम सभी का अगर खाते हैं तो हेल्थ के साथ जो है कि क्या होगा, नुकसान होगा, है कि नहीं। तो ये इसमें दिया रहा है, ठीक ना। तो खाद्य परीक्षण में इसको सबसे कि उपयोग किया जाता है कि कोई मिलावटी तो नहीं है, ठीक ना, क्या लोगों के साथ कोई खिलवाड़, तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, तो इसमें ये सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य परीक्षण में गामा किरणों का रेज किया जाता है, लेकिन याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसका दूसरा लिखेंगे एक्स किरणें, दूसरा एक्स किरणें, ध्यान रखें, एक्स रेज, ठीक ना। इसकी भी खोज जो हुआ था ना, देखेंगे, इसकी भी खोज लिख लें, खोज 1896 में, ठीक ना, रांजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, रांजन वैज्ञानिक ने, ठीक ना। लेकिन एक चीज इस ध्यान रखेंगे, इसकी विशेषता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है विशेषता। विशेषता को देखेंगे और इसकी विशेषता में ध्यान देंगे कि देखें, रांजन को इसकी खोज के लिए भौतिक शास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक ना। एक दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस किरणें का अधिकांश भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है।
ठीक ना, नाम मात्र की ही किरणें हमारे पृथ्वी की सरफेस पे आती हैं, सतह पे आती हैं। ठीक ना। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इसकी वेवलेंथ जो होता है, तरंगदैर्ध्य गामा किरणों से अधिक होती है। गामा किरणों से अधिक, ध्यान रखेंगे, गामा किरणों से क्या होती है, अधिक। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, गामा किरणों से अधिक होगी, लेकिन परावैंगनी किरणों से कम होती है। परावैंगनी किरणों से कम होती है, क्लियर है। इसका उपयोग हम देख लेते हैं, इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो लिख लेंगे उपयोग। ठीक ना, इसका उपयोग एक्सरे में किया जाता है। कहां किया जाता है, एक्सरे। जब आप एक्सरे कराते हैं तो आपके पूरी तरह से जो है कि पारदर्शी पूरी मांसपेशियों को जो है कि स्ट्रक्चर बना के भेजता कि आपके में कमी क्या चीजें हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 से 2, 3 से 4 बार आप एक्सरे मत करिए, अल्ट्रासाउंड मत करिए ना, तो कभी कभी क्या होते हैं कि वो इतनी घातक होती है कि वो अंदर मनुष्य के मांसपेशियों में कैंसर पैदा कर सकती हैं, बहुत घातक होती हैं, ध्यान रखें। चलिए एक बार कमेंट हम आप लोगों को देख लें। चलिए ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए और देखिए कितना बेहतरीन मजा आएगा क्लास पढ़ने में, है कि नहीं। और ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, और ऑफलाइन तो और भी मजा आता है। आप लोग ऑफलाइन भी जो नए बच्चे हैं आके जुड़े, देखें कितना मजा आता है क्लास में, ठीक ना। और चलिए आइए देखा जाए तो एक्सरे में और सीटी स्कैन में ध्यान रखेंगे, इसका सीटी स्कैन जो होता है ना, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको एग्जाम में आपको पूछा गया कि एक्सरे और सीटी स्कैन में किन लेजर का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स लेजर का, ठीक ना। चलिए आइए तीसरा देख लेते हैं नेक्स्ट। और तीसरा जो है कि आपका कौन सी किरणें हैं, तो अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरणें। और परावैंगनी किरणें, इसकी जो खोज हुआ था देखा जाए तो खोज 1801 में जो है कि राइटर नामक वैज्ञानिक, राइटर या कभी कभी रीटर दे देता है, ठीक ना, कभी कभी रीटर या रिएटर दे देता है, सॉरी रीटर नहीं रिएटर, एक मिनट, रिएटर ने किया था, ठीक ना। एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो विशेषता है, ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट विशेषता में, इसका अधिकांश भाग ओजोन परत किस मंडल में है, तो समताप मंडल में देखेंगे, समताप मंडल, ठीक ना, समताप मंडल में है, इसको लिख लेंगे। ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, और नाम मात्र की ही तरंगे, याद रखेंगे, और नाम मात्र की ही तरंगे पृथ्वी की सतह पर आती हैं, पृथ्वी की सतह पर आती हैं और विटामिन डी उत्पन्न करती हैं। मनुष्य के शरीर में विटामिन डी उत्पन्न करती हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। यही जो है किरणें हमें विटामिन डी, जैसे सुबह सुबह जैसे आप बैठे रहते हैं, सूर्य की लालिमी किरणें जो होती हैं, आपको बड़ा आनंद आता है, ओहो
कितना मजा है, यही रहता तो कितना। लेकिन जैसे आपके अंदर ऊर्जा अधिक हो जाती है तो आपके शरीर चुनचुनाहट होने लगता चालू हो जाता है। जब चुनचुनाहट होगा तो आपको इसका मतलब है कि आपके अंदर एनर्जी ज्यादा हो गई है, ठीक ना, इसलिए ऊर्जा की चुनचुनाहट बढ़ जाती है। एक चीज ये भी ध्यान है कि नहीं जी, कि जब आपके शरीर में एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो चुनचुनाहट आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको उस एनर्जी की जरूरत नहीं होती, अर्थात विटामिन डी ज्यादा हो जाता है कि नहीं। तो सूर्य से हमें कौन सा मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और सबसे अच्छा विटामिन डी जो है कि सबसे कब लेने में आनंद आता है, तो आपको जो है कि ठंडे वाले क्षेत्र, ठंडे वाले दिन में आता है, खूब आराम से मजा आता है कि नहीं। तो चलिए अब अभी नहीं, जेठ के दोपहर में तो मत लीजिए, नहीं तो हो जाएंगे काले काले खसुड़े, ध्यान रखेंगे। कोई नहीं देख और पहचान ही नहीं पाएगा, अरे ये गजोधरे भाई थे क्या, नहीं कोई पहचान पाएगा, ध्यान रखेंगे, हो जाएंगे झोलई दादा। चलिए आइए देखें, तो दूसरा अगर अब इसमें विशेषता में दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट इसी में विशेषता में, भले मनुष्य इन किरणों को न देख पाता हो, एक मिनट, न देख पाता हो, लेकिन कुछ जीव जंतु को देखने की क्षमता होती है, ठीक ना। कौन कौन से जीव जंतु, तो जैसे में कुत्ता, बिल्ली, सांप, ठीक ना, और हाथी, मोर, ठीक ना, इत्यादि। जैसे कभी कभी क्या होते हैं कि जब ये हमारे जैसे भूकंप आना हो, ज्वालामुखी आना हो, तो कभी कभी हमारे वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो इसमें हलचलें हो जाती हैं, पराबैंगनी किरणों में हलचलें हो जाती हो, तो उसकी इस किरणों को अनुभव पहले ये जो है कि जीव जंतु क्या कर लेते हैं और अजीबो तरीके से हरकतें करने लगते हैं। कुत्ता भौं भौं करने लगेगा, बिल्लियां भागने लगेंगी, सांप जो है कि बिल से निकल कर भागेगा, चूहा भी जो है कि बिल से निकल कर भागेगा, हाथी जो है कि जंगलों में शोर मचाना चालू कर देगी, मोर क्यां क्यां करना चालू कर देगी, ये सभी चीजें हरकतें। तो इससे हमें अंदाजा चलता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है क्या, इन सबको पहले पता चल जाता है। फ्रीक्वेंसी क्यों, इनको वो फ्रीक्वेंसी को पहचानने की क्षमता होती है, हम नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि हम लोग इंसान है ना, वो सब क्या है, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पहचान लेंगे, उनके पास अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक ना, उनको पहचानने का। ठीक है, तो एक चीज, भले हम जो है पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी क्या होता है, इंसान, ठीक ना। और ध्यान रखेंगे, कमेंट थोड़ा देख ले, ठीक ना, तो इंसान होता है और इंसान सबसे बुद्धिमान। लेकिन यहां याद रखेंगे, कहा जाता है कि जानवर जो है कि माहौल के अनुसार ढलते हैं, लेकिन मनुष्य अपना माहौल खुद बनाता है। आप लोग क्या होता है, अपने माहौल के अनुसार पढ़ते हैं कि जहां पा गए वहां पे अपना माहौल बना के अपने अनुसार पढ़ना चालू कर दिए। लेकिन मनुष्य जो जीव जंतु है, अगर भेड़ अगर एक बार जिधर चलना चालू कर दिया, उसी की ओर वो अपना सभी भेड़ चलना चालू हो। अगर एक हिरन कूद गया पानी में तो सभी हिरन कूदेंगे, ठीक है। तो ये तो खैर जो है कि जीव जंतु पशु पक्षियों के बारे में है। और इसे अध्यात्म से भी जोड़ा गया है कि जैसे भगवान शिव जो होते थे, सबसे अड़भंगी बाबा, आलस बहुत है, कैलाश पर्वत पे जो है कि कहां पे, हिमालय क्षेत्र पे ध्यान मग्न किए रहते हैं। अगर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट से जब टकराहट होती है, ठीक ना, तो उस अवस्था में जैसे ही प्लेट में हलचलें होना चालू होगा, तो वैसे ही पहले ही सांप को पता चल जाएगा, तो कहेगा प्रभु अब तो चलिए, ध्यान मग्न छोड़िए, नहीं तो भूकंप आने वाला, दब जाएंगे इसी में, ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाएगा, चलिए यहाँ पे रामेश्वरम चला जाए।
तब वहां कहते हैं हाँ भाई सही कह रहे हो, चलो आओ, तब वहां से उठ के जाते हैं। आपके उन्हीं का पुत्र लंबोदर जो है कि कौन, गजानन, है ना, गणेश भगवान जी, ये भी मोतीचूर का लड्डू खा खा के अपना पेट पूरी तरह से कद्दू जैसे निकाल लिए हैं। लेकिन याद रखें, क्या वो भाग पाएंगे? नहीं। लेकिन उनको भी क्या है, अच्छी चीज, पहले उनको भी तो सूचना की जरूरत होती है। सूचना कौन देगा? उनका सवारी चूहा कहे प्रभु आने वाला है भूकंप, चलिए यहां से, नहीं तो फिर हम लोग दब जाएंगे इसी में। तो भी वो जो है कि अपना सवारी लेके भाग चुके होते, ठीक ना। तो अध्यात्म चीजें भी इससे काफी चीजें दिखाई गई हैं, ठीक ना। तो क्लास को शेयर करिए जरूर ही, और आगे देखिए कितना मजा आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका उपयोग हम देखेंगे। देखें, लिख लें उपयोग। उपयोग हम कहां करते हैं ज्यादा? तो इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में एक तो लिख लीजिए, पुरानी लिपियों को पढ़ने में, पुरानी लिपियों को पढ़ने में, नहीं सॉरी, एक मिनट, पुरानी लिपियों को नहीं, असली दस्तावेज की पहचान में, एक मिनट, जाली करेंसी नोटों की पहचान में, नोटों की पहचान में, ठीक ना। जब आप देखते हैं कि जब आप दुकानदार को 500 रुपए देते, तुरंत जो है कि मोबाइल बार के या सूर्य की रोशनी में इसे दिखेगा, ठीक ना, तो कहे कि हाँ नकली नहीं है असली है, ऐसे ही तो बोलता है, ठीक ना। तो ये जाली करेंसी नोटों की पहचान में। दूसरा, घी की शुद्धता जांचने में, घी की शुद्धता जांचने में, घी की शुद्धता जांचने में उपयोग किया जाता है। जैसे गांव देहात या शहरों में देखेंगे, गांव देहात में तो एकदम प्योर जो है कि देसी गाय की घी या भैंस के घी या मान ले भेड़ का घी, ऊंट का घी जो भी आपको मिलेगा, तो गांव देहात में बहुत प्योर मिलता है। लेकिन शहरों में क्या होता है, मिलावटी ज्यादा हो जाता है, और जो मिलावटी होता है ना वो चमकने लगता है, दूर से ही चमकेगा, और जो शुद्ध घी है कभी नहीं चमकेगा, ठीक ना। लेकिन जैसे ही वो लेजर पड़ती है तो चमकना चालू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है कि इसमें क्या है, मिलावटी बना हुआ है। ठीक है, तो घी की शुद्धता जांचने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, तीसरा देखा जाए तो पानी की शुद्धता, पानी को शुद्ध करने में, ठीक ना, पानी को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किए जाते हैं। तो चलिए आगे देख लिया जाए। नेक्स्ट, चौथा देखा जाए तो आपका कौन सा है, विजिबल रेज, अर्थात दृश्य किरणें, दृश्य किरणें। और दृश्य किरणें की अगर बात किया जाए, ठीक ना, तो दृश्य किरणें में क्या आएंगे, तो इसकी खोज जो लिख लीजिए, खोज 1666 में किसने किया था, न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो है कि हमें किस रूप में दिखाई देता है, इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है, इंद्रधनुष, ध्यान रखेंगे। और इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो ये आपका सन है,
और सन की जो है कि ये एक जो है कि प्रिज्म है, और प्रिज्म में जो है कि सनलाइटें आ रही हैं। यहाँ पे एक चीज, ये सनलाइटें आ रही हैं और आने के बाद जब प्रिज्म पड़ती हैं तो यह 7 रंगों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती है इस तरह से, ठीक ना। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म, ठीक ना। इसको लिख लेंगे सनलाइट, सनलाइट है, ठीक ना। इसको लिखेंगे विविग्योर, ठीक ना, याद रखेंगे विविग्योर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इसकी जो है कि वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक, लेकिन आवृत्ति ऊर्जा कम होगी, आवृत्ति ऊर्जा कम, ठीक ना, रेड की। इसका अगर बात किया जाए अल्ट्रावायलेट का, तो सॉरी वायलेट का, तो इसकी आवृत्ति ऊर्जा अधिक होगी, आवृत्ति ऊर्जा अधिक, ठीक ना। और लेकिन इसका जो है कि तरंगदैर्घ्य कम होगी, तरंगदैर्घ्य कम, ठीक ना। ये आपका होता है। और इंद्रधनुष जो है कि याद रखेंगे 7 प्रकार की रंगें होती है, तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। वायलेट आसमानी, जो है कि नीला, ग्रीन, पीला, ऑरेंज और आपका रेड, ये चीजें दिखाई देता है। आगे 5वां हम लोग देखें, 5वां किरण की अगर बात किया जाए परावैंगनी किरणें, तो परावैंगनी किरणें, तीसरा दृश्य किरणें और अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, ठीक ना। इसकी खोज जो हुआ था 1801 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था, विलियम हर्शेल द्वारा किया गया है। और दूसरी इसका सबसे बड़ी चीज है, इसकी विशेषता अगर देखें, विशेषता तो लिखेंगे कि इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा रेडियो तरंगों से अधिक होती है, रेडियो तरंगों से अधिक होती है, अधिक होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है। और भी इसमें उपयोग में किया जाए, उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट में तो लिख लेंगे कि रात के समय दूरबीन से देखने में इसका उपयोग होता है, देखने में प्रयोग किया जाता है। दूसरी अगर बात करें इसको, तो देखेंगे कि पुरानी दस्तावेज की पहचान में, जो पुराना दस्तावेज होता है पुराने, उसकी पहचान में, ठीक ना। और भी चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, जो है कि पुरानी लिपियों को पढ़ने में, पुरानी जो लिपि होती है, ठीक ना, उसको पढ़ने में उपयोग होता है, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे चौथा, टीवी के रिमोट में, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें जो है कि जब दबाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है। और इसमें 5वां लिखेंगे मोटापा घटाने में, अर्थात अगर कोई खूब ज्यादा फैटी है तो उसका जो है कि मालिश जो है कि इन लेजरों का करके क्या किया जाता है, उसको शरीर को और घटाया जाता है कि नहीं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इतना इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। आगे देखा जाए 6वां जो है आपका सूक्ष्म रेडियो तरंगे, सूक्ष्म रेडियो तरंगे।
और इन रेडियो तरंगों का जो है कि खोज जो किया गया था, किसने किया था? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कब किए थे? तो आपका देखा जाए 1896 में ही किया गया था, ठीक ना। और इसका देखा जाए तो उपयोग में, इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लूटूथ में किया जाता है, ब्लूटूथ, ठीक ना। दूसरा सेल फोन में किया जाता है, सेल फोन, ठीक ना। और तीसरा रडार, जो रडार होते हैं इनका उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए 7वां जो है सबसे अंतिम में लिख लेंगे दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। इसकी जो खोज हुई थी कब किया गया था? तो 1901 में किया गया था और मार्कोनी ने किया था। और मार्कोनी कहां के थे? इटली के थे, ठीक ना। और मार्कोनी, और इसकी सबसे बड़ी चीज है कि विशेषता में ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, लेकिन आवृत्ति एवं ऊर्जा, आवृत्ति एवं ऊर्जा सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक ना। उपयोग में लिख लेंगे, इसका उपयोग सैटेलाइट में किया जाता है, ठीक ना। और जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट फोन जिसे कहते हैं, सैटेलाइट फोन, वायरलेस, ठीक ना। और भी उपग्रह में किया जाता है इसका, ठीक ना। और तीसरा लिख लेंगे कि रेडियो में, रेडियो प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो प्रसारण में, ठीक ना। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहे। 7 प्रकार के हम लोग पढ़े। पहला कौन? गामा, एक्स, परावैंगनी, विजिबल, फिर उसके बाद अवरक्त, इंफ्रा, फिर माइक्रो और लार्ज, ठीक ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़े, तो देखेंगे। तो आज की क्लास काफी बेहतर रही आपको जो है कि एग्जाम की दृष्टि से, तो क्लास को शेयर करते रहिए। कल मिलेंगे हम लोग नए सेशन के साथ, तो नए बच्चों को जोड़िए, क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग भी जो है कि काफ़ी आप लोगों के बीच में बच्चों को काफ़ी सिलेक्शन जो है कि मोड में लाया जाए। और जो बच्चे मेहनत करने वालों की तो हार होती ही नहीं है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों को।